में आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज 2453 केल्विन, इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ध्यान देना, आपके सामने मैंने टेबल शेयर किया हुआ है पी ब्लॉक से जो इनसाइड में दिया हुआ था। तो ध्यान देंगे आपका यहाँ पे बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 2453 है, और बाकी एलिमेंट का देखना उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, यानी बोरोन का अनयूजुअली हाई होता है, यानी आपका असर्शन क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं रीजन में। तो रीजन में ध्यान देना क्या बोला हुआ है कि सॉलिड बोरोन है जब वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। तो ध्यान देना आपका जो सॉलिड बोरोन होता है उसमें बोरोन का 12 पार्टिकल्स यानी B12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो पैकिंग है, पैकिंग बहुत अच्छे से होता है, यानी बोरोन का जो एटम है 12 पार्टिकल आपस में क्लब करता है स्ट्रांगली, और लैटिस इनका बहुत अच्छे से पैक करता है। तो सॉलिड बोरोन में इनका वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है, और हर इसमें जो यूनिट होता है B12 जो मॉलिक्यूल, इसमें 12 बोरोन आपस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट। ध्यान देना इसमें बोला हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता। तो ध्यान देना जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता है। इसका ऑक्सीडेशन से जो रहेगा सिंपली क्या रहेगा, -1 रहेगा कंपाउंड्स में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब भी ये कंपाउंड फॉर्म करेगा तो अपने -1 स्टेट में ही फॉर्म करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेशन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका कुछ कंपाउंड होता है जैसे पेरोक्साइड है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का स्टेट -1 होता है। इसके अलावा OF2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, O2F2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जहाँ पे जो O का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 के अलावा और भी कुछ पॉसिबल हो सकते हैं, यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो यहाँ बोला गया है कि डाउन द ग्रुप में आपका जो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, +6 का बढ़ता है। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे आप नीचे मूव करते हो तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप में F का फिलअप होना स्टार्ट होता है। अब F का फिलअप होगा और D का फिलअप होगा, तो F और D का फिलअप होने से क्या होता है, आउटर मोस्ट जो क्लाउड होता है, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप समटाइम बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आउटर मोस्ट पर क्लाउड पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका लूज करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनका स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो पी ब्लॉक में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो F और D में जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं उनका सीलिंग पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल पर अट्रैक्शन बढ़ेगा किसका, न्यूक्लियस का, तो उनका रिमूवल होता है डिफिकल्ट। इसको बोला गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ध्यान देंगे आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हमको दिख रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना जो अपने लोएस्ट स्टेट में होगा, जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ देना आपका जो ऑप्शन 1 है N-3 वो अपने लोएस्ट स्टेट -3 में है, तो इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सर ने बोला हुआ है कि 1 मोल PbS को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो यूजिंग X मोल ऑफ ओजोन टू गेट Y मोल ऑफ O2। तो आपको X + Y का सम करना था। यहाँ पे इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है कि PbS + 4O3 गिव्स PbSO4 and 4O2। तो यहाँ पे ओजोन का जो X है वो 4 है, और जो O2 का O है Y है वो भी 4 है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 8। तो आपका आंसर होगा 8। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो ध्यान ना आपके सामने मैं NCERT का टेबल मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखना कार्बन से लेकर लेड तक में जो वैल्यूज है, तो कार्बन का 2.5 होता है, सिलिकॉन 1.8, 1.8, जर्मेनियम भी होता है सेम, टिन का भी होता है 1.8 और लेड का होता है 1.9।
यानी ग्रेजुअली डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये शुरू में क्या है, सिलिकॉन से लेकर टिन तक कांस्टेंट है और लेड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये होगा आपका इनकरेक्ट। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का, तो ध्यान देना इसमें क्या बोला हुआ है, ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटालिक, मेटालिक एज वेल एज मेटलॉइड एलिमेंट्स। तो ध्यान देना ग्रुप 14 में कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड में काउंट कर सकते हो आप, और जो टिन लेड होता है उसको आप मेटल बोल सकते हो। यानी इसमें मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल तीनों मौजूद होते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन जो होगा 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है -349 के अराउंड होता है, और फ्लोरीन का होता है -333 होता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी क्लोरीन का जो होता है हाईएस्ट होता है, नॉट फ्लोरीन, ठीक है। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, ऑक्सीजन है द लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। तो ध्यान ना आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रुप स्टेशन का यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, आप देखोगे सबसे जो कम वैल्यू होगा वो है ऑक्सीजन का। अपने ग्रुप में सबसे लिस्ट वैल्यू होता है ऑक्सीजन का, नेगेटिव वैल्यू होता है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सबसे लिस्ट होता है ऑक्सीजन का, यानी उसका नेगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका जो 4th ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बोला गया है कि ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। ध्यान ना ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिव होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज इन हाई इलेक्ट्रोनेटिविटी इसका बिहेवियर क्या होगा, एनोमलस होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ N to P। तो N से P में रेडियस अच्छा खासा बढ़ता है, बट जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ में मूव करते हैं तो रेडियस का इंक्रीमेंट क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो इसका रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक से एंटीमोनी में आपका D और F सबसेल आना चालू होता है, और D और F सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिल्डिंग क्या होता है, पुअर। जिनका पुअर शिल्डिंग कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का इंक्रीज क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा। यानी साइज क्या होता है, जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं करता। यानी आपका जो असर्शन है करेक्ट है। बात करते हैं रीजन का, तो रीजन बोला गया है कि जैसे डाउन द रूट में मूव करते हैं तो आपका कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है डाउन द रूट में। तो आपको पता है कि डाउन द रूट में रेडियस क्या होगा, रेडियस कोवेलेंट हो या आयनिक हो, ये क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है आपका असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। दोनों सही है, बट रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आपके पास बोला गया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका ज्योमेट्री कैसा बनाएगा। तो ध्यान ना जब भी आप LC3 को डालते हो एसिडिफाइड पानी में तो आपका फॉर्म करता है Al2⁻⁶+3, यानी यहाँ पे 6 वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा। तो 6 वाटर का अटैचमेंट करने से शेप जो होता है स्क्वायर बाईपिरामिडल, या बोलते हैं इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट है, और इसमें बोला है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें जो सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है। तो ध्यान ना इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है वो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, तो आपके पास हाइड्राइड्स होता है NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अब जैसे से आप नीचे मूव करते हो बच्चों लोग, तो इसमें क्या होता है आपका H एटम कांस्टेंट है, आपका सेंटर एटम चेंज कर रहा है, तो सेंटर एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका ओवरलैपिंग क्या होगा, पुअर होता जाएगा। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ओवरलैपिंग पुअर होगा, तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है।
बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी नीचे घटेगा, तो स्टेबिलिटी नीचे डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा यानी इनका जो सेंटर मेटल और एच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान हो गया, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो इनका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, बात करते हैं इनके बेसिसिटी का। तो ध्यान देना, जैसे से नीचे मूव करेगा तो इन पे जो लोन पेयर है, सारे पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो है बड़े एरिया में फैलेगा, क्योंकि नीचे साइज बड़ा हो रहा है तो बड़े एरिया में फैलेगा। तो नीचे इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो H प्लस को दे सकता था, वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इनका बेसिक नेचर भी क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है, तो इनका बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो ए दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो डाउन द रूप में डिक्रीज करेगा। तो ये जो आपका जो ऑर्डर है हमारे ऑर्डर से मैच करेगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट, यानी ए स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। जो हम बी का बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ड ड्राइव्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बी क्या होगा, बी भी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, हम सी का बात करते हैं, अमॉन्ग हाइड्राइड्स अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सब नीचे मूव करते हैं, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ता है, यानी इन सारे में अमोनिया जो होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी आपका स्टेटमेंट सी होगा इनकरेक्ट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो आप ध्यान देना, आपको पता है कि डाउन द रूप में बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, यानी ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो गिवन जो भी स्टेटमेंट है उसमें ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 2 सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है कि H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, तो जो असर्शन है सही है, क्योंकि H2T में अगर H प्लस आप निकालोगे तो आनान बनेगा Ht माइनस। अब चूंकि T का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, T का साइज लार्ज होगा तो आनान क्या होगा, स्टेबल होगा, और H2S में HS माइनस बनेगा तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे अनान बनेगा। तो इन दोनों में जिसका साइज लार्ज होगा वहाँ पे अनान स्टेबल होगा, जितना अनान स्टेबल होता है उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, ये आपका सेशन सही है। अगला बोला गया है द बॉन्ड स्ट्रेस एंथैल्पी ऑफ H2T इज लोअर देन H2S, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, जितना आपका साइज लार्ज होगा, जितना आपका साइज लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैप होते हैं अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो जितना साइज लार्ज होगा उतना ही बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, ईजी होता है। तो H2T का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, H2S से क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं रीजन भी सही है, और रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बॉन्ड आप इजीली ब्रेक करोगे तो उतना ही इजीली H प्लस को लूज करता है। इसका मतलब आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या होगा, करेक्ट है, और जो रीजन है असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी आपका जो आंसर 4 होगा वो होगा करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स दिया हुआ है और आपको पता करना है इनमें कौन कौन सा एम्फोट्रिक नेचर का होगा। तो ध्यान देंगे, SiO2 का जो ऑक्साइड्स होता है उसका नेचर होता है एसिडिक, GO2 का नेचर होगा एसिडिक, SnO2 एंड PbO2 का जो ऑक्साइड है उनका नेचर होता है एम्फोटरिक, यानी ये दोनों एम्फोटिक होंगे। बाकी CO होता है न्यूट्रल एंड GeO होता है एसिडिक। तो ध्यान ना, आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 4, टिन और लेड का ऑक्साइड होगा एम्फोट्रिक इन गिवन ऑप्शन में से। अब ध्यान ना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का हाई चांस होता है आपके एग्जाम में। तो आपके साथ मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें एम्फोट्रिक ऑक्साइड के सारे ऑक्साइड्स का वहाँ पे कलेक्शन है, और उसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट बिल्ड किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं उस शॉर्टकट को सीखते हैं कि आप एम्फोट्रिक ऑक्साइड को कैसे याद कर लोगे। तो आपके सामने एक छोटा सा पोएम बिल्ड किया हुआ है, आज सबको जनाबे अली ने बेकार पंजाबी गाना सुनाया,
मन को भाया। अब ध्यान देना, इन वर्डिंग से आप ऑक्साइड को कैसे कनेक्ट करोगे, तो आज से कनेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक, सबको से कनेक्ट हो जाएगा एंटीमोनी यानी एसबी, जनाबे से कनेक्ट हो जाएगा जेडन, अली से कनेक्ट हो जाएगा अल्युमिनियम, बेकार का बे से कनेक्ट हो जाएगा बेरिलियम, और कार से कनेक्ट हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम का जो +3 स्टेट +4 एंड +5 स्टेट होता है एम्फोटेरिक होता है। पंजाबी से कनेक्ट हो जाएगा लेड का दोनों ऑक्साइड, तो लेड का दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, +2 एंड +4 दोनों आपका एम्फोटेरिक होगा। गाना से कनेक्ट हो जाएगा गैलियम का ऑक्साइड। सुनाया से टिन का +2 एंड +4 ये दोनों स्टेट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मन से मैंगनीज का स्टेट कनेक्ट होगा, मैंगनीज का +3 +4 +5 ये तीनों स्टेट एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और भाया से वैंडियम का जो पेंटाऑक्साइड है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नोबल गैस है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है क्योंकि नोबल गैस का इंट्रैक्शन बहुत वीक होता है आपस में, उसमें वैन डर वाल का वीकेस्ट इंट्रैक्शन लंदन फोर्स काम कर रहा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, नोबल गैसेस आर मोनोटोमिक गैसेस, यहाँ तक तो सही है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था वीक होता तो ये करेक्ट होता है, बट चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था इसलिए क्या होगा, अभी क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपके सामने ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, और ये सारा ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये भी सही है। इसमें बोला कि बी स्टेटमेंट में TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग वाइल SO2 इज रिड्यूसिंग, सही है क्योंकि SO2 जो होता है अपने +4 से कहा जाता है +6 में, और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। TO2 जो होता है +4 स्टेट यहाँ पे है। अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4f सेल सब सेल ऑलरेडी फिलअप होता है इसके अंदर में, तो इसमें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल सकते हो, ये इसका जो +4 स्टेट है उतना स्टेबल नहीं होता है, तो खुद को ये कहाँ भेजना चाहेगा, +2 स्टेट में भेजना चाहेगा। तो ड्यू टू पोर स्लिंग ऑफ 4f एंड यानी F एंड D इलेक्ट्रॉन का पोर स्लिंग कारण क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, खुद को लोअर स्टेट में भेजना चाहेगा। इसका मतलब इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा, यानी आपका बी भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO2Te यानी ग्रुप 16 का हाइड्राइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द रूट में घटेगा। तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि H2S से H2Te जब मूव करते हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो उसके इसमें रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन यानी सी स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर, तो ओजोन का फिगर ऐसा होता है बच्चों लोग, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर यहाँ पे है इस एटम पे, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 लोन पेयर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 5 लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट है। इसके हिसाब से ऑप्शन जो 4 होगा, 4 हमारे साथ मैच करेगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप 13 ट्रैवलेंट हैलाइड्स गेट इजिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। तो ध्यान ना, आपका जो भी आपका ग्रुप 13 का हैलाइड्स होता है, उस हैलाइड्स में वैकेंट पी खाली होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसमें वाटर का लोन पर इजीली जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी का रिलीज होता है, और उस रिलीज से क्या होगा, आपका जो MX का बॉन्ड है टूटेगा, यानी यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट होता है, यानी पानी ब्रेक करेगा। ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है सही है। हम स्टेटमेंट 2 का बात करते हैं, तब जब AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें अल्युमिनियम जो है इन पर एसिडिक मीडियम में
आपका आयन फॉर्म करता है Al2H2O6+3, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म आयन का फॉर्म करेगा Al2H2O6+3, यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो सही होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है, और असर्शन में क्या बोला हुआ है कि PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स में, तो ये आपका ग्रुप 15 का हाइड्रेट्स है। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ना चाहिए था। तो आपका जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, जिसको मैं MI लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन प्रोपोर्शन टू मास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था। बट ध्यान देना, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अमोनिया चूँकि H यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इसलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके PH3 से क्या होगा, हाई होगा। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है PH3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इसका जो आपका असर्शन है, असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हम रीजन का। तो रीजन में दिया हुआ है कि लिक्विड सेट NH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल्स फोर्स एंड PH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू H बॉन्डिंग। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि PH3 में वैन डर वाल्स फोर्स होता है और आपके पास जो अमोनिया है, अमोनिया में H बॉन्डिंग होता है। तो आपका रीजन जो है, रीजन इनकरेक्ट है। तो आपका असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो सही होने वाला है, ये सही होने वाला है आपका 3। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि SiO2 and GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO and PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ध्यान देना, ये जितना भी ऑक्साइड है आपके ग्रुप नंबर 14 का ऑक्साइड्स है। तो ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स में आपका PbO2 SNO एंड SNO2 ये सारा एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो CO2, SiO2, GeO एंड GeO2 ये सारा आपका एसिडिक होता है। देन CO ये होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। तो इसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होता है, तो p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी इसके कारण आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके बेसिस पे आप किस ऑप्शन को सही करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अभी इस एनालिसिस में आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें और भी कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर लो। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और क्या क्या हो सकते हैं, तो आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एंटीमोनी का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। देन क्रोमियम का जो ऑक्साइड है +3 स्टेट में, अगर +4 स्टेट में ऑक्साइड जो होता है और जो +5 स्टेट का ऑक्साइड होता है, ये सारा का सारा एम्फोटेरिक होगा। लेड का
+2+4 दोनों स्टेट एम्फोटेरिक होगा। एसएन का दोनों स्टेट +2+4 दोनों एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। गैलियम का ऑक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इसके अलावा क्या होगा, Mn का +3+4 N +5 ये तीनों स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होंगे। और वैनेडियम का पेंटाऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो इन केस कभी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे चैनल पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक अच्छा सा याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के एंड में भी उस प्लेलिस्ट को मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो उसको याद करने का सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान देना, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये सारे ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स हैं। तो ध्यान देंगे, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहाँ से आपका हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान होगा, H निकालना सबसे आसान होगा। तो ध्यान देंगे, डाउन द ग्रुप जैसे आप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपके बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप में जब बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी यानी जो मेटल और या फिर आपका जो सेंट्रल एटम है और जो H का बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो इसको तोड़ना क्या होगा, ईजी होगा। अब तोड़ना ईजी होगा तो क्या होगा, आपका जो हाइड्राइड्स है H को उतना ही लूज करेगा। अब जो कंपाउंड जो है या जो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन को इजीली लूज करेगा वो बेटर क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो जब भी ग्रुप 15 हो तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड्स होता है डाउन द ग्रुप में उनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है। रीजन है ड्यू टू लेस, यानी जैसे जैसे नीचे मूव करेगा उनका बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो H को छोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।